आजकल ना हर एक न्यूज़पेपर के अंदर कोई ना कोई आईपीओ की डिटेल आती है। कोई भी न्यूज चैनल ओपन कर लो, उसके अंदर आईपीओ के बारे में बता रहे होते हैं। तो क्या होता है आईपीओ, क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये सब कुछ, और वो भी बहुत ही आसान सी लैंग्वेज के अंदर। दो कारणों से वीडियो बहुत जरूरी हो जाता है। उसमें नंबर 1 रीजन है कि जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे आईपीओ की डिटेल देखने के लिए मेरे को काफी बुक पढ़नी पड़ी, काफी वीडियो देखनी पड़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें बहुत ही आसान भाषा में हम आईपीओ के बारे में मोटी मोटी सारी जानकारी ले लें। दूसरा रीजन है कि इस टाइम के ऊपर या आने वाले सालों के अंदर बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आईपीओ के क्या प्रॉन्स कौन से हैं, क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या फायदा है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ के बारे में सब कुछ, वो भी बहुत ही आसान सी लैंग्वेज के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब हम बात करते हैं आईपीओ होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, यानी फंड की जरूरत होती है। और उस फंड को राइज करने के लिए या फंड को इकट्ठा करने के लिए मोटे मोटे 3 तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका है कि आप अपनी कंपनी ओपन कर रहे हो तो आप अपना पैसा उसके अंदर डालिए या अपने पार्टनर से पैसा लीजिए। दूसरा तरीका है कि आप बैंक से बोरो कर लीजिए, यानी बैंक से लोन ले लीजिए जहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। और तीसरा तरीका है कि आप अपनी हिस्सेदारी पब्लिक को बेच दीजिए, यानी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी पब्लिक को बेच दीजिए, जिससे पब्लिक आपकी कंपनी को पैसा देगी, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ। तो आईपीओ के थ्रू क्या होता है ना, कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या किसी और पर्पस के लिए यूज करती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 2 कैटेगरी का मोस्टली होते हैं, जिसमें एक होता है फ्रेश इश्यू और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। अब फ्रेश इश्यू क्या होता है, कंपनी नए शेयर निकालती है और वो पब्लिक को बेचती है और उसके थ्रू फंड को राइज करती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेश इश्यू। दूसरा टाइप है ऑफर फॉर सेल। उसके अंदर क्या होता है ना, जो कंपनी के प्रमोटर और पार्टनर होते हैं वो अपनी हिस्सेदारी पब्लिक को बेचते हैं। मान लेते हैं कि आपकी कोई कंपनी है और आपके पास उस कंपनी के 80% शेयर हैं। आप चाहते हो कि मैं 20% शेयर पब्लिक को बेच दूं और उससे पैसे को मैं राइज कर लूं, तो इस तरीके से आप ऑफर फॉर सेल निकाल सकते हो। इसके अंदर एक तीसरा तरीका होते हैं जिसको हम बोलते हैं एफपीओ, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। उसमें क्या होता है ना, लिस्टेड कंपनी दोबारा से अगर फंड को राइज करना चाहती है तो वो एफपीओ निकालती है। इसमें मोटा डिफरेंस क्या होता है, जो कंपनी लिस्टेड है वो निकालती है एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और जो कंपनी लिस्टेड अभी तक नहीं हुई है वो फंड राइज करती है आईपीओ के थ्रू। तो ये मोटे मोटे टाइप होते हैं आईपीओ के। अब हम बात करते हैं आईपीओ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं, जिसमें नंबर 1 चीज है कि अच्छी कंपनी है, अच्छे से सब्सक्राइब हुई है तो हमें लिस्टिंग होने का फायदा रहता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 चीज क्या होती है ना, यहां पे हमें खरीदने पे कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं देने पड़ते, यानी हमारे ट्रांजैक्शन चार्ज भी आईपीओ के टाइम पे अगर हमें अलॉट होता है तो बच जाते हैं। तीसरी चीज क्या है ना, शेयर के अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है बहुत बार कंपनियों के अंदर, लेकिन आईपीओ के अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस मिनिमम होते हैं। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में। तो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहां पे अपने को लोट के अंदर शेयर खरीदने होते हैं। कंपनी एक लोट डिसाइड करती है, उतने लोट हमें खरीदने ही पड़ेंगे, या मिनिमम एक नंबर होता है आईपीओ का, वो हमें खरीदने ही पड़ेंगे। दूसरी चीज क्या होती है ना, आईपीओ के अंदर कंपनी की हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं होती, जिसके कारण हम सही से जज नहीं कर पाते कि कंपनी रियल में क्या कर रही है, यानी फाइनेंशियल जानकारी हमारे पास बहुत कम होती है। तीसरी चीज क्या है ना, अगर हम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो 6, 7, 8, 10 दिन के लिए हमारा पैसा लीन में चला जाता है, यानी कुछ टाइम के लिए हमें अपना पैसा ब्लॉक करना पड़ता है। तो ये थे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आईपीओ के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसके अंदर 3 कैटेगरी मेन है। फर्स्ट है क्यूआईबी, सेकंड है एनएनआई और थर्ड है रिटेल इन्वेस्टर। क्यूआईबी कौन है, वो है क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर, यानी इनका सीधा सा फंडा आपको बताऊं, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, फाइनेंशियल कंपनी होगी, ये सारी की सारी सेबी के पास रजिस्टर्ड होती हैं और इनका मिनिमम कोटा होता है वो होता है 50%। अब आती है दूसरी कैटेगरी जिसको बोलते हैं एनएनआई, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब ये कौन है, इनको सेबी के पास रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके लिए कंडीशन ये है कि जब ये 2 लाख से ज्यादा के लिए अमाउंट बिड करते हैं तो ये एनएनआई कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अगर आप भी 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो एक टाइम के अंदर आईपीओ के अंदर, तो भी आप एनएनआई कैटेगरी के अंदर काउंट होते हो और इनका 15% के आसपास कोटा फिक्स होता है। और तीसरी कैटेगरी आती है रिटेल इन्वेस्टर, जो मैं और आप हैं, इनका कोटा डिसाइड होता है 35% के आसपास।
अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जो आईपीओ अप्लाई करने से पहले हमें जरूर चेक करना चाहिए। उसके अंदर पहली चीज आती है कि कंपनी की प्रोफाइल हमें चेक करनी चाहिए कि क्या कंपनी काम कर रही है और आने वाले टाइम में क्या करने वाली है। दूसरी चीज हमें देखनी पड़ेगी कंपनी का मैनेजमेंट, यानी इसके प्रमोटर कौन है, उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, पहले उन्होंने कैसा काम किया है, यह चीज देखनी पड़ेगी। तीसरा जो जरूरी पॉइंट वो ये है कि कंपनी आईपीओ लेके क्यों आ रही है, यानी उसका मेन रीजन क्या है लाने का, यह चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। चौथी चीज हमें चेक करनी है कि प्रमोटर जब ये आईपीओ निकल जाएगा इसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग उस कंपनी के अंदर कितनी रहेगी। मान लेते हैं कि वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर कम हो रही है। उसके बाद हमें ध्यान रखना पड़ेगा फाइनेंशियल का, यानी उसकी कंपनी की सेल्स कितनी है, पुराना टर्नओवर कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, यानी कुछ बेसिक पॉइंट हमें जरूर देखने पड़ेंगे जिसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाए कि आने वाले टाइम में कंपनी क्या करने वाली है। एक पॉइंट आता है कि हमें इसकी रेटिंग भी देखनी पड़ेगी कि रियल में कंपनी की रेटिंग क्या है। और ये सारी की सारी जानकारी एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है जिससे आप चेक कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उस वेबसाइट का नाम है चित्तौड़गढ़.com। चित्तौड़गढ़.com के ऊपर आईपीओ के बारे में आपको ये सारी की सारी जानकारी एक ही पेज के ऊपर मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट को आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जरूर चेक करें। अब हम जानते हैं कि आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करें। उसके लिए एक तरीका है कि आप अपने ब्रोकरेज के थ्रू इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट जीरोधा में, 5 पैसा में, एंजल ब्रोकिंग में है तो वहां पे आप यूपीआई आईडी के थ्रू आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको ई सर्विसेज के अंदर जाना है जहां पे आपको आईपीओ का सेशन मिलेगा। वहां पे आपको क्या करना है ना, एक बार अपने आप को रजिस्टर करना है। आप अपनी डीपीआईडी के थ्रू और अपने पैन नंबर के थ्रू अपने आप को वहां पे रजिस्टर कर सकते हो और ये प्रोसेस एक बार आपने करना है। इसके बाद जितने आईपीओ आए अगर आप अप्लाई करना चाहो तो आप अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है ना, नेट बैंकिंग में और यूपीआई के अंदर आपके अमाउंट पे खाली लीन लगता है। अगर आपको शेयर आईपीओ अलॉट होगा तो ही वो आपकी अमाउंट कटेगी, वरना वो अमाउंट नहीं कटेगी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जिससे अपना आईपीओ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। नंबर एक चीज, जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करो आपको कैटेगरी का ध्यान रखना है। वहां पे 2 कैटेगरी मोस्टली अपने को मिलती है, एक है इंडिविजुअल, एक है एम्प्लॉय। तो अगर आप एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी के तो आप इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर हमेशा अप्लाई करें। दूसरी चीज क्या होती है ना, कई बार हम क्या करते हैं ना, हमारा जीरोधा पे भी अकाउंट है, 5 पैसा पे भी अकाउंट है, एंजल ब्रोकिंग पे भी अकाउंट है और हम एक ही नाम से या एक ही पैन कार्ड से तीनों के अंदर अप्लाई कर देते हैं, यानी जीरोधा में भी, 5 पैसा में भी और एंजल ब्रोकिंग में भी। तो ऐसा करने से तुरंत हमारा जो आईपीओ का फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें करना क्या है ना, एक पैन कार्ड पे, एक ही आईडी पे हमें अप्लाई करना है, चाहे आप जीरोधा पे करो चाहे एंजल ब्रोकिंग पे करो। तीसरी चीज क्या होती है ना, अगर हमारे बैंक के अंदर हमारा नाम और पैन कार्ड पे हमारा नाम गलत है तो भी हमारा आईपीओ रिजेक्ट हो जाएगा। चौथी चीज क्या है कि अगर हम लास्ट दिन ट्राई करते हैं, मान लेते हैं कि आज आईपीओ आने वाला है, 3 दिन का टाइम है, कई बार हमें लगता है कि यार शाम को अप्लाई कर लूंगा, तो वहां पे भी क्या चांस होते हैं ना, कई बार ओटीपी नहीं आता, कई बार नेट बैंकिंग नहीं चलती, तो वहां पे भी अपना आईपीओ रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक लास्ट जो कारण है वो सबसे कॉमन हम मिस्टेक करते हैं, क्या होता है ना, कंपनी एक इश्यू प्राइस पे आईपीओ लेके आती है और हमें एक बिड प्राइस डालनी पड़ती है। तो जब मान लेते हैं कि आपने कोई बिड प्राइस डाली 5 रुपए की और आईपीओ का इश्यू प्राइस निकला 6 रुपए, तो आपका आईपीओ रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें हमेशा क्या करना है ना, कट ऑफ प्राइस के ऊपर आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। तो जब भी आप जीरोधा के अंदर या नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कट ऑफ प्राइस, तो हमेशा आपने उस कॉलम को टिक करना है ताकि जिस भी इश्यू प्राइस के ऊपर आईपीओ अप्लाई हो वो आपको मिल जाए। अब हम बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जिससे आईपीओ मिलने के चांसेस अपने बढ़ जाएं। देखिए दोस्तों, होता तो क्या है ना, अगर जिस हिसाब से आईपीओ सब्सक्राइब होता है उस हिसाब से चांसेस उसके कम हो जाते हैं। अगर ज्यादा सब्सक्राइब होगा तो मिलने के चांसेस होंगे और ये सारी की सारी चीजें लक पे डिपेंड करती हैं। कई बार होता है आपके दोस्त ने अप्लाई किया, उसको आईपीओ मिल गया, आपको आईपीओ नहीं मिला, लेकिन हम अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। उस चांसेस बढ़ाने का क्या तरीका है, मान लेते हैं कि आपकी फैमिली के अंदर 5 लोग हैं, तो आप पांचों के है ना ब्रोकरेज पे अकाउंट ओपन कर लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो आपको ठीक लगे और फिर आप क्या कीजिए ना, पांचों के नाम पे फॉर्म अप्लाई कीजिए, जिससे क्या होगा ना, आईपीओ मिलने का चांसेस आपका बढ़ जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है ना, कई बार हमारे पास एक कंपनी होती है, वो पेरेंट कंपनी है और वो अपनी बी कंपनी के आईपीओ निकालती है, तो यहां पे अगर आप पेरेंट कंपनी का शेयर अपने पास है तो हम उसके लिए अप्लाई करते हैं तो भी हमारे चांसेस उसके अंदर बढ़ जाते हैं।
अब हम बात करते हैं कुछ डेट्स के बारे में जो आईपीओ के लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट है ओपनिंग डेट, जिस डेट को आईपीओ के एप्लीकेशन ओपन होते हैं। दूसरी होती है क्लोज डेट, यानी जिस डेट के बाद हम आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी होती है अलॉटमेंट डेट, यानी हमें पता लगता है इस डेट को कि हमें वो आईपीओ अलॉट हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद आती है रिफंड डेट, यानी किस डेट को हमारा पैसा वापिस हमें मिलेगा, क्योंकि कई बार होता है ना इमरजेंसी फंड हम डाल देते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि किस डेट को पैसा हमारा वापिस आ जाएगा। उसके बाद होता है आईपीओ क्रेडिट डेट, यानी किस डेट को वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आईपीओ क्रेडिट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में होती है लिस्टिंग डेट, यानी किस डेट को वो कंपनी लिस्ट होगी। इसके अंदर हमें है ना ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट का जरूर ध्यान रखना चाहिए, अलॉटमेंट डेट भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमें शेयर मिला या ना मिला, रिफंड डेट भी, और सबसे जरूरी है लिस्टिंग डेट के अंदर हमें अवेयर रहना पड़ेगा, ताकि आप अगर शेयर आईपीओ ऊपर जाता है या नीचे जाता है उस हिसाब से आप आईपीओ को निकाल सको या लॉन्ग टर्म के अंदर उसके अंदर इन्वेस्ट रहना है वो डिसीजन ले सको। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जब भी हम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार इसके अंदर हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 100% इस चीज के बारे में कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ फैक्टर है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि लिस्टिंग गेन होने के कितने चांसेस हैं। नंबर एक चीज है सब्सक्रिप्शन, कि उस आईपीओ का कितना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ ना, उस पर डिपेंड करता है कि उसको लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा ये होगा ना, चांसेस है कि उतने ज्यादा लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरी चीज डिपेंड करती है कंपनी की प्रोफाइल, यानी कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, फ्यूचर में कितनी ग्रोथ होने वाली है, कंपनी की प्राइसिंग कैसी है, उसके पास मोट क्या है, क्या चीज वो बनाएगी, मार्केट को कैसे कंपीट करेगी ना, ये चीजें भी लिस्टिंग गेन में बहुत ज्यादा अपना फैक्टर इन्वॉल्व करती हैं। तीसरी चीज है मार्केट की कंडीशन। अगर मार्केट बुल में है यानी तेजी के अंदर है ना, तो चांसेस है कि लिस्टिंग गेन अपने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मार्केट बियर में है यानी गिरावट के अंदर मार्केट है, तो लिस्टिंग गेन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। उसके बाद एक बहुत जरूरी फैक्टर है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ये भी हमें आईपीओ के अंदर जरूर देखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। ग्रे मार्केट को मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं कि कोई आईपीओ लिस्ट का प्राइस है 100 रुपए के आसपास और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 50 रुपए, यानी ग्रे मार्केट उसको क्या बोल रहा है कि 100 रुपए का प्राइस होगा ना तो लिस्ट होगा ये 150 के ऊपर, यानी 50% ज्यादा उसको बोल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हमें देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा उस आईपीओ का है, उस हिसाब से उसकी लिस्टिंग हो सकती है। अब ये ग्रे मार्केट क्या होता है ना, जब भी आईपीओ लिस्ट होता है ना उससे पहले ये मार्केट के अंदर बिकता है, लिस्टिंग से पहले बिकता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। और लास्ट में डिपेंड करता है अपना लक, कि आपका लक अगर आपको काम करेगा ना तो हो सकता है कि आपको लिस्टिंग मिल जाए, वरना लॉसेस के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इन फैक्टर को भी हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन पॉइंट के बारे में जो हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कोई भी आईपीओ के लिए अपना अप्लाई करें। नंबर एक चीज है बीच सूजी, यानी 90% जो आईपीओ आते हैं वो सही नहीं होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से आईपीओ में हमें अप्लाई करना है और कौन से हमें दूर रहना है। दूसरा क्या है, इसके अंदर आईपीओ के टाइम पे हमारे पास कंपनी की बहुत सारी डिटेल्स नहीं होती हैं, तो उस वे में भी हमें ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा कि कंपनी क्या करने वाली है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इन चीजों को भी हमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है ना, जब भी हम आईपीओ के लिए अप्लाई करें तो हमें क्यूआईपी को जरूर फॉलो करना चाहिए, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, क्योंकि वो अपने से ज्यादा जानकारी रखते हैं, उनके पास अपने से अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। तीसरी चीज क्या है ना, जब भी आईपीओ ओपन होता है तो हमें 2 दिन, जब मान लेते हैं कि 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन हुआ है, तो हमें उसकी डेट पे जरूर फोकस रखना चाहिए कि यार पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ, दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ, और 2 दिन के अंदर कितना सब्सक्राइब हुआ ना, उस हिसाब से भी आप अपना डिसीजन तीसरे दिन ले सकते हो। चौथी चीज जो ध्यान रखने वाली है, लिस्टिंग डे के दिन आपको जरूर आपके माइंड में रहना चाहिए कि किस दिन को ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, आईपीओ लिस्ट होता है 10 बजे के आसपास, यानी 10 बजे के आसपास वो खरीद उसके अंदर शुरू होती है। तो 10 बजे हमें ये देखना पड़ेगा कि यार अगर इसके अंदर मेरे को गेन हो रहा है तो मैं इसको सेल आउट करने वाला हूं या लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला हूं या मैं इसको बेचने वाला हूं। तो लिस्टिंग डेट के ऊपर अपना फोकस उसके ऊपर जरूर होना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसका DRHP हमें जरूर पढ़ना चाहिए। उसको में क्या होता है ना, उसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल दी होती हैं, आपको लगभग वो 300-400 पेज का मिलेगा, लेकिन कुछ पॉइंट आपको उसमें से जरूर देखने चाहिए। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, फ्यूचर में क्या करने वाली है, रिस्क फैक्टर क्या है ना, वो जरूर अपने को देखने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप सारी चीजों को देखते हुए आईपीओ को अप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम अच्छी कंपनी को चूज कर पाएंगे और उससे अपने को प्रॉफिट भी बन पाएगा।
तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आईपीओ के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी आईपीओ के बारे में डिटेल मिल सके। आने वाले टाइम में हम बहुत से पावरफुल वीडियो कवर करने वाले हैं, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।